नमस्कार आप सभी का जीएस विंगनेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। साथियों, सुबह का 10 बज चुका है और डेली सुबह के 10 बजे हम लोग बिहार पुलिस स्पेशल जीके जीएस के क्लास के माध्यम से हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और आज के इस सेशन में हम लोग टॉप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के दृष्टि से यह सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस क्लास के माध्यम से मैं आप सभी को पॉलिटी के टॉपिक पंचायती राज से प्रश्न मैं सॉल्व कराने वाला हूं और शुरुआती 20 प्रश्न मैं आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके और जीएस और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को मिला करके लाए हैं। अगर आप क्लास के साथ रेगुलर बने रहते हैं तो आपका एक भी प्रश्न इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 20 प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस से प्रश्न सॉल्व करेंगे और हम लोग 40 प्रश्न सॉल्व करेंगे पॉलिटी से जो आपका टॉपिक पंचायती राज रहेगा। टोटल हम लोग 60 प्रश्न को डेली के इस प्रैक्टिस सेट में फुल डिस्कशन के साथ सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग अब प्रश्नों को शुरू करते हैं, अपने क्लास को शुरू करते हैं। आपका कीमती वक्त ज़्यादा न लेंगे, हम कुछ समय में आपको अधिक डाटा आपके दिमाग में भरने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आप सभी को 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में यानी कि लाइव चैट में आपको आंसर बता देना है। थोड़ा सा सपोर्ट करके आप लोग किसी स्टडी ग्रुप में इस चैनल के लिंक को डाल दीजिए ताकि और भी साथी इस लाइव सेशन के साथ जुड़ सके और उनको भी इस सेशन से फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग प्रश्न पे और प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न पे आने से पहले चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी बिहार पुलिस से संबंधित वीडियो आपसे छूटे नहीं इस चैनल का। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं आज के इस सेशन के प्रश्नों को। चलिए, तो आज के सेशन का आपका पहला प्रश्न है। देखिए यहाँ पर 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में कौन गवर्नर जनरल था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इस प्रश्न को बिहार पुलिस जो CSBC एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है 16/10/2022 बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें इस प्रश्न को पूछा गया था। तो देखिए प्रत्येक प्रश्न के लिए आप सभी को 5 सेकंड का समय दिया गया है। जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं लॉर्ड कैनिंग, आपका जवाब बिल्कुल सही है। आप लोग लॉर्ड कैनिंग का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका यानी कि अगला प्रश्न, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? देख लीजिए, यह जो राइफल ऑप्शन नंबर बी दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जो एनफील्ड राइफल जो शामिल किया गया था किसके जगह पर? तो ब्राउन बेस राइफल के जगह पर शामिल किया गया था। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न है आप सभी का, ईसा यानी कि 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? यानी कि जो 1857 के विद्रोह हुआ था उसमें कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे आप सभी को बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर स्थान पूछा गया है तो आप लोग को ध्यान रखना होगा जगदीशपुर, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। किसको ध्यान रखिएगा? जगदीशपुर, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आप लोग ध्यान रखिएगा यह जगदीशपुर वर्तमान में किस बिहार के ज़िले में पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा आरा जिला में है। क्या है? आरा जिला। और संपूर्ण बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि पटना में 1857 के क्रांति के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? केवल पटना में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा एक पुस्तक व्यवसायी थे जिनका नाम क्या था? वीर अली था। क्या था? वीर अली ने पटना में 1857 के क्रांति का यानी कि नेतृत्व किया था। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 4 नंबर, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? देखिए किस उर्दू कवि ने देखा था आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, और ध्यान रखिएगा गालिब ने देखा था। किसने देखा था? गालिब का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर, 1857 का विद्रोह लखनऊ में
किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो एक महिला लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी जिनका नाम क्या था? बेगम हजरत महल, ठीक है, जिन्हें बेगम ऑफ अवध भी कहा जाता है, चूंकि लखनऊ में ही पड़ता है क्या? अवध। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए जो लोग भी बता रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ की? दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ की आप सभी को बताना है। इस प्रश्न को बिहार पुलिस मद्य निषेध 16/10/2022 में पूछा गया है। और ध्यान रखिएगा यह जो दांडी मार्च है आपका साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया, ऑप्शन नंबर बी। इसकी शुरुआत 12 मार्च से हुआ था। कहाँ से हुआ था? कितने मार्च से हुआ था? 12 मार्च का डेट आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगर 7 नंबर पे आएंगे तो 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का अगर बात किया जाए तो दांडी मार्च के बाद क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। तो देखिए यहाँ पर 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? तो दांडी से किया था। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो ध्यान रखिएगा दांडी यात्रा जो चली थी 24 दिन। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। और कुल कितने व्यक्ति इस यात्रा में शामिल थे? तो 78 व्यक्ति इस यात्रा में शामिल थे। आप लोग इसे भी साथ साथ इस डाटा को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? देखिए असत्य कथन बताना है तो यह पूर्णतः पैदल यात्रा थी, यह कथन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है, साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था, यह भी कथन सही है। साबरमती आश्रम से शुरू सूची यात्रा 24 दिनों तक चली थी, यानी कि 24 दिन तक यह यात्रा चला था, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यह भी कथन सही है। गलत पूछा गया है तो इसकी शुरुआत 15 मार्च से हुआ था, नहीं 12 मार्च 1930 से इसका प्रारंभ हुआ था, ठीक है। यही कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 10 नंबर, कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश है? इस प्रश्न को बिहार पुलिस 16/10/2022 में पूछा गया है, यानी कि बिहार पुलिस मद्य निषेध के एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा उस समय जो 49वें मुख्य न्यायाधीश थे वे कौन थे? तो जस्टिस उदय उमेश ललित थे। कौन थे? जस्टिस उदय उमेश ललित थे। आपको यह प्रश्न क्या निर्देश दे रहा है? तो ध्यान रखिएगा यह प्रश्न निर्देश दे रहा है कि मुख्य न्यायाधीश से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगर वर्तमान में बात किया जाए 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, जस्टिस DY चंद्रचूड़ का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। वर्तमान में यही है। कौन है? वर्तमान में यही है 50वें मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। जबकि 49वें कौन है? तो जस्टिस उदय उमेश ललित का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जस्टिस S अब्दुल नाजिर का नाम ध्यान रखिएगा आप लोग। यह आंध्र प्रदेश के क्या है? आंध्र प्रदेश के वर्तमान में क्या है? राज्यपाल बने हुए हैं। क्या है? वर्तमान में राज्यपाल बने हुए हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न में 49वें पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। 50वां पूछा जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है 11 नंबर, निम्न में किसे भारत का 14वां राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया था? देखिए 14वां राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण रामनाथ कोविंद, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। जबकि द्रौपदी मुर्मू जो है 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की हुई है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा यह जो द्रौपदी मुर्मू है आज तक के इतिहास में भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हुई है। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और ध्यान रखिएगा इन भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले यह झारखंड मैं डिटेल में बताते भी जा रहा हूँ। झारखंड के क्या थी? यानी कि राज्यपाल थी। क्या थी? राज्यपाल थी। कहाँ की? झारखंड की। और यह झारखंड के यानी कि संथाल जनजाति से बिलोंग करती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज तक के इतिहास में संथाल जनजाति से यानी कि प्रथम बार कोई महिला क्या बनी है? भारत के राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन
यहाँ पर 14वां पूछा गया है तो रामनाथ कोविंद हो जाएंगे 14वें। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी का चुनाव आयुक्त के रूप में वर्तमान क्रम क्या है? तो देखिए वर्तमान क्रम का अगर बात किया जाए तो आप सभी को कमेंट में इस प्रश्न का आंसर बताना है, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर मैं कम्युनिटी पर डाला हुआ था। ठीक है, कम्युनिटी पर डाला हुआ था, इस प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है। मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा इस प्रश्न का आंसर, आप लोग जरूर कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है। प्रथम पोषण स्तर किससे निर्मित होता है आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा, उत्पादक के द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए है, यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के अंतिम उपभोक्ता के रूप में किसे जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, अंतिम उपभोक्ता पूछा गया है तो गिद्ध को कोई नहीं खाता है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। जबकि गाय क्या है, शाकाहारी है, तो यह प्रथम उपभोक्ता होती है। उसके बाद मेढक दूसरा उपभोक्ता होता है और शेर तीसरा उपभोक्ता होता है, और गिद्ध क्या है, चौथा। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। 15 नंबर, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? यह प्रश्न भी बिहार पुलिस मद्य निषेध में पूछा गया है, और यह प्रश्न आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि बिहार जीके से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग बिहार जीके भी आराम से पढ़ते रहिए। तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, सोनपुर मेला, जो सोन नदी के तट पर स्थित है और वर्तमान में वैशाली जिला में पड़ता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का, यानी कि 16 नंबर, विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, कहाँ पर होती है? तो ध्यान रखिएगा, मानसिन राम का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कहाँ पड़ता है, मेघालय पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। और गारो खांसी जयंतिया मेघालय के प्रमुख जनजाति है, और मानसिन राम जो पड़ता है खांसी क्षेत्र, खांसी पहाड़ी पर पड़ता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान बताना है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। ले, जो लोग भी ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न क्या है, भारत वर्ष में सर्वाधिक डैश क्षेत्र में होती है, वर्षा डैश क्षेत्र में होती है, आपको बताना है। तो ध्यान रखिए, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होता है। ठीक है, मेघालय क्षेत्र में कितना सर्वाधिक वर्षा होता है, यानी कि मानसिन राम में कितना होता है? तो 1140 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होता है। ठीक है, चलिए लगभग में मान के चला जाता है। 19 नंबर प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। किससे? पश्चिमी विक्षोभ। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, और मस्ट इम्पोर्टेंट 20 सीरीज में आपका 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है, और यह छोटा नागपुर के पठार को रूढ़ प्रदेश के भी नाम से जाना जाता है, और वर्तमान में यह झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने मेन जो आपका टॉपिक वाइज प्रश्न है उस प्रश्न पे, और हम लोग टॉपिक वाइज प्रश्न के माध्यम से क्या करेंगे, आज के इस सेशन में पॉलिटी और जीके के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जीएस के भी प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया है मस्ट 20 क्वेश्चन के सीरीज में। तो आप लोग इस सेशन के साथ बने रहिए, कोई भी स्टूडेंट सेशन को स्किप करके नहीं भागेगा। ज़्यादा समय में आप सभी का नहीं लूँगा, कम समय में अधिक चीज़ आपको प्रोवाइड कराने का काम करूँगा। ठीक है, पहला प्रश्न आपका सामने है, यानी कि पंचायती राज्य का मुख्य लक्षण क्या है? देखिए जो हम लोगों ने 20 प्रश्न कवर किया है ना, वह आपका मोस्ट सिलेक्टेड प्रश्न थे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग अपनी सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, और डेली के सेशन में हम मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको कराएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, पंचायती राज्य का मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य क्या है आप सभी को बताना है। तो देखिए अगर बात की जाए पंचायती राज को, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। किसका विकेंद्रीकरण करना? शक्ति का विकेंद्रीकरण। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, जनता को विकास मूलक
प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए। यहाँ पर 3 नंबर, 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो पंचायती राज और नगर पालिका से है। ठीक है, किससे है? पंचायती राज और नगर पालिका या पंचायती राज अधिनियम से है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी का, देखिए यहाँ पर 4 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो देखिए पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था जो किया गया है, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से किया गया है, इसी के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय जो लेता है राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, 6 नंबर, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब की गई? तो सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत का बात किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, 1952। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 7 नंबर, खंड स्तर पर पंचायत समिति एक डैश है। खंड स्तर पर पंचायत समिति क्या है आप सभी को बताना है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, परामर्शदात्री समिति है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। यहाँ पर 8 नंबर है, देखिए 8 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई है? ठीक है, प्रश्न पर तो ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, आप सभी को आंसर बताना है। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आप लोग बढ़िए। यहाँ पर देखिए 9 नंबर, पंचायती राज संस्थाएं किस तिथि हेतु निर्भर है? किस नीति हेतु निर्भर है? नीति अब पूछा गया है, नीति पूछा गया है। ठीक है, तिथि नहीं, नीति। देखिए ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा, सरकारी अनुदान पर। किस पर? सरकारी अनुदान पर आप लोग ध्यान रखिएगा। 10वां प्रश्न है आप सभी का, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा, मेला और बाजार कर। ठीक है, मेला और बाजार कर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान किस राज्य में नहीं है? किस राज्य में नहीं है आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा यह जो राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा, यह जो राजस्थान आप लोग देख रहे हैं ना, यह प्रथम पंचायती राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर आप सभी का, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए नगर निगम का अध्यक्ष पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कौन होता है? मेयर, जिसे महापौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है 13 नंबर, सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? सत्ता के विकेंद्रीकरण का अर्थ आप सभी को बताना है। तो जो विकेंद्रीकरण का अर्थ हो जाएगा, शक्तियों का विभाजन कर देना क्या कहलाता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे यहाँ पर आइए। देखिए 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? स्थानीय स्वशासन से संबंधित कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो लोक व्यवस्था का अनुसरण क्या है? यानी कि पंचायत, यानी कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, पंचायती राज का विषय है। पंचायती राज किसका विषय है आप सभी को बताना है। तो पंचायती राज का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी, राज्य का विषय सूची है। ठीक है, राज्य का क्या है? विषय सूची है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव पर परिणाम था? किस नेता के सुझाव का परिणाम था? तो यह जो परिणाम था आप लोग को ध्यान रखना होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि डी को आप लोग ध्यान रखिएगा, MK गांधी। किसका? MK गांधी का यह क्या है? सुझाव का परिणाम था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर, पंचायत चुनाव होते हैं। पंचायत चुनाव कितने वर्ष के बाद होते हैं? तो प्रत्येक 5 वर्षों के बाद में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 18 नंबर, अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है? आपको पहला ऑप्शन दिया गया है, लघु जलाशयों की योजना बनाना। दूसरा, समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना। तीसरा, जनजातीय उपभोक्ताओं पर नियंत्रण रखना। चौथा, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य। ठीक है, और यहाँ आज ये कूट आपको दिया गया है, आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन क्या है? सही है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 19 नंबर, ग्राम सभा का अभिप्राय है। ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है आपको बताना है। तो ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 4 ऑप्शन नहीं 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, ठीक है। तो ग्राम सभा का क्या यानी कि अभिप्राय है, तो एक पंचायत क्षेत्र के लोग, यानी कि एक पंचायत के क्षेत्र के लोग ही केवल ग्राम सभा में भाग लेते हैं। जिला अधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग, ठीक है, भाग लेते हैं इसमें। ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग हैं, यही यानी कि जिनका वोटर लिस्ट में नाम होता है वही वोट देते हैं। पंचायतों के सदस्य, ठीक है। तो यह चारों कथन क्या है, अपने आप में सही है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी का, देखिए 20 नंबर यहाँ पर, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है। तो ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता का अगर बात किया जाए तो 20 नंबर प्रश्न के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी का 21 नंबर, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा। जिला पंचायत के अध्यक्ष निलंबित हो जाएंगे तो क्या होगा, तो यानी कि सदस्यगण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। किसका प्रयोग है आप सभी को बताना है। तो 22 नंबर का सही जवाब हो जाएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया। देखिए इस प्रश्न को एक बार अच्छे से आप लोग भी पढ़ लीजिए ताकि आपको प्रश्न याद हो जाए, और अनुच्छेद 43 को ध्यान रखिएगा, यानी कि 43 को, ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है। देखिए प्रमुख विशेषताएं पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को उपयुक्त क्या हो जाएगा। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है, सही है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना, यह भी सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, यह भी सही है। तीनों कथन सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए। यहाँ पर कूट वाले प्रश्न हैं। देखिए यहाँ पर सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए हम यहाँ पर दिखा देते हैं संपूर्ण रूप से आपको, ठीक है। कितना नंबर प्रश्न है, तो 25 नंबर प्रश्न के लिए आप लोग जवाब बताइए कि क्या होगा, ठीक है। कोई जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है, ठीक है। आइए यहाँ पर तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अगर बात किया जाए इस यानी कि ऑप्शन ए के लिए, तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर ही क्या किया गया, पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाया गया, ठीक है। अशोक मेहता समिति ने मांग किया था कितना, द्विसदनीय शासन प्रणाली का, ठीक है। उसके बाद सिंधे यानी कि एल सिंधिया का अगर बात कर लिया जाए तो एल सिंधिया जो था, ध्यान रखिएगा, यानी कि स्थानीय स्वशासन पद्धति, ठीक है। और बाकी बच क्या GVR राव का, तो ध्यान रखिएगा, प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार की सिफारिश की थी, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए आप लोग यहाँ पर कूट को मिलाइए, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर, भारत में पंचायती राज्य की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इस समिति के जो अध्यक्ष बने थे बलवंत राय मेहता समिति, यानी कि बलवंत राय बने थे, ठीक है। आगे बढ़िए। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। शिल्पी किसे कहा जाता है, तो देखिए यहाँ पर अगर शिल्पी का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, BR मेहता, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर, वह राज्य जिनसे सबसे पहले पंचायती राज्य को स्वीकार किया, तो उत्तर प्रदेश नहीं राजस्थान का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, डी हो जाएगा सही जवाब। 29 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज्य की अनुशंसा किसने की थी, किसने की, राज्य की अनुशंसा किसने की आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर 29 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी को ध्यान रखिए, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, तो पंचायत दिवस का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 30 के लिए
24 अक्टूबर को मनाया जाता है पंचायत दिवस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया है, वह है कौन सा संशोधन आपको बताना है। तो 31 के लिए ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी 1992 का 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए अगला 32 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। 73वें संशोधन में कौन सम्मिलित है आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न के लिए मैं ऑप्शन आपको दिखा देता हूं, कूट के माध्यम से आपको प्रश्न का आंसर बता। तो ऑप्शन आपके पास है, तीनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, अगर मैं आप सभी को दिखा देना चाहूँ तो देखिए यहाँ पर 1, 2 और 3 यानी कि जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है। क्या कर ली है, तो 25 वर्ष नहीं 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है तो पंचायत के चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, चलिए 34 नंबर प्रश्न है, स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है आपको बताना है। तो 34 के लिए सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को, केंद्रीय नियंत्रण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी का, देखिए यहाँ पर 35 नंबर, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो मेयर का कार्यकाल का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा, 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 36 नंबर, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगरपालिकाओं से संबंधित है। नगरपालिका से कौन सा भाग संबंधित है। तो 37 नहीं 36 के लिए ध्यान रखिएगा, भाग 9 के ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 37 नंबर, जिला आयोजन समिति में निर्वाचित पदेन सदस्य कितने होते हैं। निर्वाचित पदेन सदस्यों का बात किया जाए तो 20 और 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 38 नंबर है, संस्कृत ग्रंथ जाम्बवती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना थी। तो यह रचना का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कृष्णदेव राय की रचना थी। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न है, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। तो यह जो युद्ध था ध्यान रखिएगा 39 के लिए जो सही जवाब हो जाएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर आप सभी का, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है। ठीक है, अगर रणजीत सिंह की मिसल का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 40 के लिए ऑप्शन ए शुक्र चकिया से संबंधित है। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न है आप सभी के सामने, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है 42 नंबर, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है। तो ध्यान रखिएगा 42 के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा, सन्यासी विद्रोह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 43 नंबर, सिजगी क्या है। सिजगी क्या है आप सभी को बताना है। तो सिजगी का अगर बात किया जाए तो ए को ध्यान रखिएगा, सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति। ठीक है, अगला प्रश्न है 44 नंबर, कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है। तो बृहद वृत्त का निर्माण 180 डिग्री देशांतर करता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसके साथ मिलकर, तो ग्लोब के साथ मिलकर। ठीक है, एक देशांतर में कितना मिनट होता है, तो 4 मिनट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और विश्व में कुल 24 मानक समय देशांतर है। कितना है, 24 मानक समय देशांतर है। और भारत का मानक समय देशांतर 82.5 डिग्री, कल के भी सेशन में बताए थे 82.5 डिग्री यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने टॉप 20 प्रश्नों को, सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व किए हैं और 44 प्रश्न आपके जीके जीएस से। कुल कितने प्रश्न हुए, यानी कि 61 प्रश्न हुए। हमने 60 प्रश्न को आपका वादा किया था आपसे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइए आपको सेशन कैसा लगा और आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं इस सेशन के साथ, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है।
बिहार पुलिस स्पेशल एग्जाम में। तो आप सभी लोग अपना कीमती समय निकाल करके 30 मिनट जरूर सुबह के 10 बजे लाइव सेशन के साथ आप लोग जुड़िए और शाम को 6 बजे आप सभी को मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट के माध्यम से मैं इतना प्रश्न आपके दिमाग में भर दूंगा कि एग्जाम का यानी कि औकात नहीं है कि उस क्लास से बाहर प्रश्न पूछे, अगर आप इससे रेगुलर बने रहते हैं इस क्लास के साथ तो। ठीक है, प्रश्न को लेकर कोई डाउट है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। सेशन कैसा लगा कमेंट में आप लोग बताइए, कितना स्कोर आप लोग कर पाए यह भी बताइए। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।